इतना ज़्यादा ब्लीडिंग था पेशेंट को कि उसका बीपी पल्स कुछ भी रिकॉर्डेबल नहीं था। हमारे सामने ही पेशेंट कोलैप्स कर गया। बहुत लंबे समय से लीवर हेल्थ सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट है और इसी का कारण है कि अभी ड्रास्टिकली फैटी लीवर के पेशेंट, लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फैटी लीवर है क्या एग्जैक्टली और ये कितना मतलब डेंजर है हमारे हेल्थ के लिए? पहले लीवर में फैट अक्यूमुलेट होता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफ स्टाइल। द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन ड्रॉप ऑफ अल्कोहल। 12-13 साल का लड़का अल्कोहल ले रहा है और वो 20 साल में खून की उल्टी के साथ आ रहा है, उसका लीवर पूरा डैमेज। क्या पीलिया झड़वाने से ठीक हो सकता है? हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ है और वो झड़वा भी लेता है तो उसका पीलिया ठीक हो जाता है। उसका बाबा पीलिया झाड़ के ठीक नहीं करता है, वो उसकी खुद की बॉडी ठीक करती है। कि अभी बच्चों में फैटी लीवर का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो पिज्जा, बर्गर, पास्ता के साथ साथ फ्रूट जूसेस है। हेलो मैम, आपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ही क्यों चुना? मैं अपनी एमडी मेडिसिन की सेकेंड ईयर रेसिडेंसी में थी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, और मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। रात का 3-3:30 बजे का टाइम था। एक अराउंड 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आता है और उसको मेसिव हेमेटोमेसिस यानी खून की उल्टी हो रही थी और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग था पेशेंट को कि उसका बीपी पल्स कुछ भी रिकॉर्डेबल नहीं था। हमारे सामने ही पेशेंट कोलैप्स कर गया और बाय सेकेंड ईयर रेसिडेंसी तक हम बेसिक चीज़ें इंट्यूबेशन और सीपीआर करना सीख लेते हैं। मेरे साथ मेरी जो सीनियर डॉक्टर्स की टीम थी, हमने सीपीआर किया, पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया, लेकिन खून की उल्टी नहीं रुक रही थी और मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद भी हमारे पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं था। जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे हमारे सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे और वो रात में 4:30-5 बजे के आसपास आए और फिर उस समय उन्होंने पेशेंट का एंडोस्कोपी किया और ईवीएल बैंडिंग करके वराइसियल लाइगेशन होता है वो किया। तो बिकॉज ऑफ हिम वो पेशेंट हम मैनेज कर पाए और सेकेंड डे अराउंड सुबह के 8-8:30 बजे वो पेशेंट कॉन्शियस और उसने अपनी आंखें खोली। तो ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन था कि बेसिक चीज़ें इंट्यूबेशन और सीपीआर, वेंटिलेटर पे डालना, ये सब तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं अपनी स्पेशलिटी को ऐड ऑन नहीं करूँगी तो इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स में अपनी जगह पे कैसे मैनेज कर पाऊँगी। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना है और मुझे अपनी स्किल को ऐड ऑन करना है ताकि मैं मैक्सिमम लाइफ सेव कर सकूँ, स्पेशली इमरजेंसी कंडीशन जो हमारे एरिया में नहीं थी। इसीलिए मैंने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सिलेक्ट किया। ऐसा कोई मूवमेंट जिसने आपको इमोशनली टच किया हो? बीइंग अ प्रैक्टिसिंग इंटेंसिविस्ट, गैस्ट्रोफिजिशियन, ऐसे लाइफ में हमारे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जिन्होंने हमें इमोशनली टच किया होता है। स्पेशली मेरी लाइफ के 2 ऐसे मोमेंट थे जो मैं अपनी लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। एक कोविड का जो टाइम था, उस समय मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम किया था एज अ कोविड आईसीयू इंचार्ज और पूरा शहर जब एक उस समय पूरे शहर की जो हेल्थ फैसिलिटी होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंड रहती है और एक दिन में मैं मोर देन 100 कोविड पेशेंट्स मैनेज करती थी, स्पेशली आईसीयू में। उनको वेंटिलेटर पे लेना, उनको सेटअप करना और मैनेज करना, उस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स। और उस समय जब बहुत क्रिटिकल पेशेंट जिला चिकित्सालय से ठीक होके बाहर निकल के जाते थे और जब आप अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और कार के आसपास बहुत सारे लोग वेट करते थे कि मैडम से बस 2 मिनट मिल लें कि वो कब मिलेंगी नेक्स्ट टाइम या उन्होंने हमारे पेशेंट को ठीक किया, तो वो जो फीलिंग होता है, वो जो मूवमेंट होता है कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट को, वेंटिलेटर वाले पेशेंट को जब आप ठीक करते हो और उनके रिलेटिव्स या उनके फैमिली मेम्बर्स आपको फिर उस तरह से ग्रीट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि योर लाइफ इज़ वर्थ टू लिव। सेकेंड एक था, मैं एमपी बिरला हॉस्पिटल में मेरा प्रेगनेंसी का 8th मंथ चल रहा था। मैं अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट महीने तक मैंने काम किया था और एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट आया था। आई डोंट वांट टू रिवील हिज नेम, ही इज सरपंच ऑफ समवेयर नियर बाय टू सतना, और उसको भी लीवर सिरोसिस था और वो उसको पहली बार पता चला था, वो खून की उल्टी के साथ आया था एंड ही वाज सो क्रिटिकल कि वही बीपी नहीं, पल्स नहीं, हमारी पूरी टीम ने मैनेज किया। एक वन थिंग आई वांट टू से कि बीइंग अ डॉक्टर वी आर एबल टू वर्क बिकॉज वी हैव अ ग्रेट टीम एंड आवर हॉस्पिटल इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द टाउन। सो एनी हाउ आवर टीम हैज मैनेज्ड दैट पेशेंट, इंट्यूबेशन किया, वेंटिलेटर पे लिया। अब सेकेंड आता है कि हमें उसकी खून की उल्टी रोकने के लिए एंडोस्कोपी करना, ईवीएल बैंडिंग करना एंड आई वॉज प्रेग्नेंट 9 months। मैंने उस समय छुट्टी ली हुई थी 9th month, सिर्फ 1 month के लिए, बट हॉस्पिटल हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू कम एंड डू दैट और मैं वो 9वें महीने में आके और उस पेशेंट का हमने बैक साइड मैनेज किया। उस पेशेंट के रिलेटिव्स दे वर वेरी इकोनॉमिक, फाइनेंशियली स्टेबल, कि वो बोल रहे थे कि नहीं मैम आप यदि रिस्क ले सकती है तो लीजिए, नहीं तो हम पेशेंट को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो वो जो डिसीजन टेकिंग था कि या तो एयरलिफ्ट करना है या तो यही मैनेज करना है, बट डीप हाउ मेरा दिल जानता था कि यदि हमने उस पेशेंट को एयरलिफ्ट किया तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी
or he will not able to survive. We may lose that patient, young male patient, in between the air only. So finally I decided no, I will do that. और जब मैंने वो EVL बैंडिंग करी और फिर दूसरे तीसरे दिन वो पेशेंट स्टेबल हुआ, और जब मैं उस पेशेंट को वापस देखने आई तो उसकी माता जी आई, एंड ही जस्ट हग्ड मी, और उन्होंने बोला कि भगवान करे तुम्हारा जो बच्चा हो, जो लड़का हो, वो दुनिया में इतना आगे जाए, इतना नाम रोशन करे कि उसे दुनिया की सारी तरक्की मिले, सक्सेस मिले. तो ऐसे मूवमेंट्स जो होते हैं ये हमारी लाइफ में इतने इमोशनली टची होते हैं कि जब आप रियल में एथिकल प्रैक्टिस करके एक पेशेंट को ट्रीट करते हो तो उसकी फैमिली मेंबर से मिलने वाले जो आपको वाइब्रेशंस होते हैं वो हम अपनी रियल लाइफ में भी फील करते हैं. मैम, हमारे बॉडी में लीवर का कितना रोल है, और अगर लीवर हेल्थ सही नहीं है, मतलब इट्स नॉट गुड, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं? ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन. इसके पहले आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि तुमने एक सॉन्ग सुना है, पुराना हमारा था, जाने कहाँ मेरा जिगर गया रे? जी, हाँ. थोड़ा तो ये जिगर क्या है? व्हाट इज जिगर इन दैट? कॉमनली हार्ट है, मतलब सी, सो आई मीन लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं. So now you are copying it ना. So this जिगर is your liver. मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं पता है कि लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसीलिए उनको उनकी लीवर हेल्थ का उतना अवेयरनेस नहीं है. वी आर सीइंग एवरीवेयर हार्ट हेल्थ, है ना, टीएमटी करा लो, इको करा लो, ये मत खाओ, ब्लड प्रेशर कम करो क्योंकि हार्ट अटैक आएगा, हार्ट फेलियर होगा. बट व्हाट अबाउट लीवर? बहुत लंबे समय से लीवर हेल्थ सबसे ज्यादा इग्नोरेंट है, और इसी का कारण है कि अभी ड्रास्टिकली फैटी लीवर के पेशेंट, लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. इसीलिए लीवर हेल्थ को एड्रेस करना आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैम, अगर हम इंडिया में कॉमनली देखें तो मोस्ट ऑफ दैट 10 में से 3-4 लोगों को फैटी लीवर है. अब जब उनकी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो बताते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का फैटी लीवर है. तो हमें ये फैटी लीवर है क्या एग्जैक्टली, और ये कितना मतलब डेंजर है हमारे हेल्थ के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट मुझसे पूछता है, या आप जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, इतना एजुकेशन लेवल या इतना अवेयरनेस अभी आ गया है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या है. आई मीन पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ कि हमारे लीवर के साथ कुछ ना कुछ इशू हो रहा है. सो बेसिकली लीवर डैमेज की एक प्रोसेस होती है. सबसे पहले लीवर में फैट अक्यूमुलेट होता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग proper exercise and workout, because of eating fast food, pizza, burger, all these things from outside. फैट accumulate होने के बाद धीरे धीरे करके लीवर में फाइब्रोसिस आती है जिसे हम सुकड़न बोलते हैं. उसके बाद लीवर सिरोसिस होता है, और लंबे समय तक लीवर सिरोसिस हो या अनट्रीटेड कंडीशन में हो तो फिर वो ग्रेजुअली लीवर कैंसर में डेवलप होता है. तो फैटी लीवर कितना डेंजरस है और किस तरह के फैटी लीवर को ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी मेडिसिन की आवश्यकता है, या सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने से ठीक हो जाएगा, या सिर्फ अल्कोहल बंद करने से ठीक हो जाएगा, ये हम फाइब्रोस्कैन करने के बाद डिसाइड करते हैं. फाइब्रोस्कैन में 2 वैल्यूज आती है, केपीए एंड कैप. इन दोनों से हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि फैट उसमें कितना है और फाइब्रोसिस कितनी है. यदि फाइब्रोसिस हो रही है तो हम पेशेंट को स्ट्रिक्ट एडवाइस करते हैं कि कुछ मेडिसिन आपको लेनी है. और यदि सिर्फ फैट है जिसमें फाइब्रोसिस नहीं हुई है तो फैट हम विथ गुड लाइफ स्टाइल, कंप्लीट एब्सटिनेंस ऑफ अल्कोहल, बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिकेशन, डाइट, डूइंग गुड वर्कआउट, योगा, ऑल दैट, जिम, इससे हम अपना फैटी लीवर ठीक कर सकते हैं. मैम, अल्कोहल बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है लीवर को. जितना हम सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा हर्ट कर रहा है. एग्जैक्टली. सो अभी जो रिसेंट डाटा आया है, अभी जो रिसेंट डेटा आया है लैंसेट और बहुत सारे जर्नल्स में, तो उसमें ये लाइन लिखी गई है, द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल. So if you are taking in your life from even the 1 drop of alcohol, your liver is in risk. Understand? बट मैम, बहुत सारा ऐसा इंटरनेट में आता रहता है, आप देखते हैं ऐसा कंटेंट है कि हम एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल मीन सेफ फॉर हेल्थ, ये इतना इतना. तो क्या आप उससे सहमत हैं या सहमत नहीं है आप उससे? सी, सो इनिशियल जो गाइडलाइंस थी वो कहती थी कि इफ यू आर टेकिंग 60 ml ऑफ अल्कोहल once or twice in a month, मतलब 2 महीने में या 3 महीने में आप एक बार ले रहे हैं, if you are doing good amount of workout and you don't have any kind of lifestyle related problems like diabetes, obesity, मोटापा, पहले से कोई आपको दिक्कत नहीं है और आप अपना अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, if you are taking this much amount of alcohol, only just 60 ml in 1 to 2 months, then this is okay, this is not causing your liver damage. और फीमेल्स में वो क्वांटिटी और कम हो जाती है क्योंकि फीमेल्स का लीवर और प्रोन होता है लीवर डैमेज से. लेकिन अभी जो रीसेंट डाटा है वो ये कहता है द रिस्क स्टार्ट्स इवन फ्रॉम द 1 सिंगल ड्रॉप. सो आई एडवाइज, आप दुनिया की कोई भी किताब खोल के पढ़ लीजिए, जितनी किताबें हैं, जितना डाटा है, जितना रिसर्च है, किसी भी किताब में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अल्कोहल से
दारू से आपको फायदा है किसी भी तरह का, आपकी हेल्थ को किसी भी तरह का फायदा है, कहीं पे भी नहीं है। तो जिस चीज से कोई भी फायदा नहीं है और उसके नुकसान इतने ज्यादा हैं, तो उसको लेने से क्या है, कुछ भी नहीं है। मैम बिल्कुल नहीं है। कल मैं कुछ रेस्पिरेटरी के डॉक्टर से डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने कहा कि स्मोकिंग से बिल्कुल इट्स वेरी डेंजर फॉर योर हेल्थ। Yes. आप कह रहे हैं अल्कोहल इज वेरी डेंजर फॉर इट, तो ये मानते हैं ना कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? यस, डेफिनेटली है, बहुत हानिकारक है। सी बिकॉज एज अ प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो मैंने यहाँ पे 20-20 साल के पेशेंट देखे हैं, बच्चे देखे हैं, जो क्योंकि पेशेंट आपके पास तभी आता है जब वो इमरजेंसी में हो। बिल्कुल। ऐसे कोई आपको दिखाने नहीं आएगा, स्पेशली वो लोग जो शौकीन है, मतलब जो इस तरह के नशों का सेवन कर रहे हैं। तो 20-20 साल के बच्चे खून की उल्टी के साथ आते हैं, और गाइडलाइंस कहती है कि जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अल्कोहल 9-10 साल तक कंटिन्यूअस ले रहे हैं, तभी आपका लीवर डैमेज हो रहा है। और हिस्ट्री लेने पे पता पड़ता है कि जब वो 12 साल के होते हैं तब से वो अल्कोहल लेना शुरू करते हैं। कैन यू इमेजिन? सी आई मीन 12-13 साल का लड़का अल्कोहल ले रहा है और वो 20 साल में खून की उल्टी के साथ आ रहा है, उसका लीवर पूरा डैमेज है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट? लीवर ट्रांसप्लांट। वन लीवर ट्रांसप्लांट इन गुड इंस्टीट्यूट कॉस्ट मोर देन 20-30 लाख, और उसकी फैमिली 20 से 30 हजार रुपए अफोर्ड नहीं कर पाती है बेसिक ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसकी लाइफ खत्म। तो इतना रिस्की है ये अल्कोहल। मैम ये पित्त की थैली की पथरी क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसे हम कॉमनली कहते हैं, क्या इसे हर बार हमें सर्जरी ही करानी पड़ती है? क्या कोई अपने पास मेडिसिन नहीं है जिससे हम प्रॉपर मेडिसिन के थ्रू से क्योर कर लें? और ये कितना डेंजर है हमारे हेल्थ के लिए, इससे कैसे प्रिवेंट करें? क्योंकि कॉमनली आप देखिए इस एरिया में स्टोन एक कॉमन समस्या है लोगों Exactly. की। प्लीज आप इसमें एलिब्रेट करके हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, क्योंकि पेट दर्द में जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में और हम उनकी सोनोग्राफी या स्कैन कराते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में हमें पित्त की थैली का स्टोन या गॉल ब्लैडर की पथरी देखने के लिए मिलती है। और सेकेंड क्वेश्चन पेशेंट का यही रहता है कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो जाएगी क्या मैडम, सर्जरी क्यों कराना है, और सर्जरी कब कराना है, और मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा तो लंबे समय तक मेरी बॉडी के साथ क्या होगा। सो पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक मतलब पेशेंट को कोई पेन नहीं है, कोई नॉजिया वॉमिटिंग कुछ भी नहीं है, वो एक रूटीन स्कैन के द्वारा उसकी पित्त की थैली में स्टोन आया है, स्टोन की साइज बहुत छोटी है, उससे गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह का कोई कोलिसिस्टाइटिस के चेंजेस नहीं है, गॉल ब्लैडर सोनोग्राफी में नॉर्मलाइज दिख रहा है, तो यू कैन विथहोल्ड, आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन में किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड, क्या ये मेडिसिन से ठीक होता है? तो नो, देयर आर नो मेडिसिन विच कैन ट्रीट द गॉल ब्लैडर स्टोन्स। वो आपको सर्जरी करके, या तो आप ओपन या तो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से कोलिसिस्टेक्टोमी यानी पित्त की थैली को हमें पूरा निकालना पड़ता है, उसके बाद ही आपको स्टोन से क्यूरेबल मिलता है। थर्ड, इसके कॉम्प्लिकेशंस, यदि बहुत लंबे समय से कोई स्टोन है, साइज ऑफ स्टोन बहुत बड़ा है, या पित्त की थैली जो है वो कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, उसमें मल्टीपल इन्फेक्शन हो रहे हैं, पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बार बार पेट दर्द के साथ पेशेंट एडमिट हो रहा है, या कभी कभी वो स्टोन मूव करके कॉमन बाइल डक्ट में जाके पैंक्रियास का भी इंफेक्शन कराता है, जिसे हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। यदि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट फेस करता है तो उसे डेफिनेटली सर्जरी करानी चाहिए। किसी भी तरह के मेडिसिन से, कोई भी दवाई से वो ठीक नहीं होता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में कि हमने किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया, जो लोकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो पुड़िया बना के देते हैं और हम ये पिछले 6 महीने से खा रहे हैं और उन्होंने बोला पित्त की थैली की पथरी इससे ठीक हो जाएगी। और जब हम उनका रिपीट स्कैन करते हैं तो वो स्टोन तो वैसे का वैसे वहीं पे होता है, जबकि मुझे उनका लीवर डैमेज देखने के लिए मिलता है। तो एक मेडिकल टर्म होती है, हम जिसे बोलते हैं DILI, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजुरी। ये बहुत ज्यादा इस एरिया में देखने के लिए मिलता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, आई डोंट से आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो मेडिसिन लोकल प्रैक्टिशनर नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है, वो लेने की वजह से उनका लीवर भी डैमेज होता है। तो आई अपील टू ऑल द नॉर्मल पब्लिक, पित्त की थैली की पथरी में आप या अपना डाइट अच्छा फॉलो करिए, फैट फ्री डाइट रखिए, आपको पेन नहीं है तो डोंट गो फॉर सर्जरी। सिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन है और आपके डॉक्टर साहब ने सर्जरी कराने के लिए बोला है तो सर्जरी के लिए जाइए, लेकिन किसी भी इस तरह की पुड़िया वाली जो भी दवाई है उसका सेवन मत करिए, नहीं तो पित्त की थैली की पथरी तो ठीक है, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। मैम जो ये अंधविश्वास फैला है कि ये कोई एक फलाने ये जड़ी बूटी देते, ये जड़ी बूटी देते, तो इसको मेडिकल साइंस बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। सी बिलीव क्यों करेगा? बिकॉज हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी दवाइयां देते हैं, हम जो भी मेडिसिन देते हैं, वो इतने लंबे समय के रिसर्च के बाद, शोध के बाद आया है। मेडिसिन साइंस एक दिन में तो आई नहीं है ना। हमारे सीनियर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने रिसर्च करी है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, इवन हमारे MP बिरला हॉस्पिटल में, हर जगह पे कंटिन्यूअस रिसर्च शोध होती है। वो कंटिन्यूअस रिसर्च के नतीजे के बाद ही हम कोई भी एक डिसीज डायग्नोज करके और उसका
उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जो दवाई आप हमारे मार्केट में एलोपैथी की मेडिसिन देखते हैं वो फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद आपको मिलती हैं। 1 2 3 4 ट्रायल्स फेस करने के बाद फिर आपको मिलती है कि यस दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव, और वो हम देख भी रहे हैं कि पेशेंट्स आर इंप्रूविंग विद दैट। मैंने जैसे आपको बार बार अपने रील्स में मैंने बोला है कि पेशेंट हमारे पास बिना बीपी बिना पल्स का आता है, खून की उल्टी के साथ आता है, कंप्लीट लीवर डैमेज के साथ आता है, लीवर सिरोसिस के साथ आता है, और वो पेशेंट पिछले 2 साल से कंटिन्यूस हमारी ओपीडी में आ रहे हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ वेरी वेल। तो ये क्या, ये हमारी रिसर्च का ही नतीजा है। तो वो जो आयुर्वेदिक, आई डोंट से आयुर्वेदिक, जो लोकल प्रैक्टिशनर्स, स्पेसिफिकली आई वांट टू रीराइट माय टर्म, लोकल प्रैक्टिशनर्स जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो जिस तरह की मेडिसिन का क्लेम करते हैं, उनका कहाँ है रिसर्च वर्क, उनका कहाँ पब्लिकेशन है, किस जर्नल में उन्होंने वो मेडिसिन यूज की है, और उनकी जो ट्रायल्स हैं वो लोग कहाँ हैं जिनके ऊपर उन्होंने ट्रायल्स करी है, कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे उनके ऊपर बिलीव करेंगे? बिल्कुल नहीं बिलीव करना चाहिए। और मैम ये अंधविश्वास है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही सोचता हूँ। मैम क्या पीलिया झड़वाने से ठीक हो सकता है? ये जो रूमर्स रहते हैं कि हम पीलिया झड़वा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में कितने पीलिया के पेशेंट्स देखे हैं और कितने आपने देखे हैं कि वो झड़वाने से ठीक हुए और उनको अल्टीमेटली डॉक्टर की मदद लगी? 0। नहीं देखा है, मतलब झड़वाने से कोई भी ठीक नहीं हुआ है। तो बेसिकली हमें पहले पीलिया का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पीलिया मतलब जॉन्डिस, मतलब होता क्या है, लीवर इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस। पीलिया क्यों होता है? हेपेटाइटिस एक वायरस होता है। हेपेटाइटिस की बेसिकली 4 कैटेगरीज होती है, A B C D। किस हेपेटाइटिस की वजह से आपके लीवर में इन्फेक्शन हुआ है उसे हम बोलते हैं पीलिया। यूजुअली हेपेटाइटिस ए यंग एज में बहुत कॉमन होता है और उसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस या पीलिया होता है। बी की वजह से लीवर डैमेज या लीवर सिरोसिस होता है। वो जो पीलिया आता है वो क्रॉनिक पेशेंट्स के समय में आता है। तो ये जो पीलिया है ये हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हुआ है, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सेल्फ रिवीलिंग है, मतलब आप कोई मेडिसिन उसको नहीं भी देंगे तो भी उसकी बॉडी, उसकी लीवर एक स्पेसिफिक स्टेज के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हील होना शुरू करती है। हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम होता है और वो पीलिया धीरे धीरे करके ठीक होता है। कुछ ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से पीलिया होता है, उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसे बहुत कंजेनाइटल बीमारियां भी हैं या ब्लड डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं और पीलिया होता है। अक्सर जो पीलिया हमें देखने के लिए मिलता है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से देखने के लिए मिलता है, और वो अपने आप में एक सेल्फ रिवीलिंग है, मतलब अपने आप में सेल्फ ट्रीटेबल, रिवीलिंग काट देना, वो अपने आप में सेल्फ ट्रीटेबल है। धीरे धीरे करके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और पेशेंट इंप्रूव होगा, ठीक होगा। इसीलिए कोई पेशेंट यदि मेडिसिन नहीं भी ले रहा है या डॉक्टर को नहीं भी दिखा रहा है और उसे हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ है और वो झड़वा भी लेता है तो उसका पीलिया ठीक हो जाता है। उसका बाबा पीलिया झाड़ के ठीक नहीं करता है, वो उसकी खुद की बॉडी ठीक करती है। जबकि जो दूसरी डिसीजेस की वजह से पीलिया हो रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस या ऑटोइम्यून डिसीज या हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटने की वजह से जिसे हम हीमोलिटिक अनीमिया बोल रहे हैं, या और किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से पीलिया होता है, तो ऐसे पेशेंट झड़वाने के चक्कर में क्रिटिकल हो जाते हैं, फिर हमारे पास ओपीडी में आते हैं, फिर आईसीयू में एडमिट होते हैं, फिर वो लंबे समय तक के आईसीयू में या वेंटिलेटर पे होते हैं। और कभी कभी पेशेंट्स इतने खराब हो जाते हैं कि एक्यूट लीवर फेलियर, फल्मिनेंट लीवर फेलियर में भी चले जाते हैं और उनको लीवर ट्रांसप्लांट लगता है। तो मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पीलिया यानी जॉन्डिस आपको जब भी हो, आप एक वेल क्वालिफाइड फिजिशियन या गैस्ट्रो अपने डॉक्टर को दिखाएं और जो स्पेसिफिक पैनल ऑफ टेस्ट है वो कराएं, और जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो मैम ये लोगों का वहम था कि जो अभी तक पीलिया झड़वाने से ठीक हो रहा है, एक्चुअली में वो हेपेटाइटिस ए का पीलिया था, वो सेल्फ इम्यूनिटी से ठीक हो रहा था। एग्जैक्टली। आप भी एक बाबा का रूप ले सकते हैं और मैं आपको हेपेटाइटिस ए वायरस के 3-4 पेशेंट लाके दूंगी, आप उनको बोलिए मैं 15 दिन में आपका पीलिया झाड़ के ठीक कर दूंगा, क्योंकि वो बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी है, वो उसी से हील हो रहा है, वो अपने आप से हील हो रहा है। उसको कोई बाबा ठीक नहीं कर सकता, उसको कोई झाड़ फूक वाला ठीक नहीं कर सकता। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, जो दूसरे पीलिया के कारण होते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है, फिर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वेंटिलेटर की स्थिति में जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमें यहाँ से हायर सेंटर भी रिफर करने पड़े हैं, क्योंकि वो लंबे समय से पीलिया झाड़ फूक के चक्कर में, और फिर उनका लीवर फेलियर होता है और अल्टीमेटली फिर वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। मैम ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को अपने फिंगर टिप्स में होने चाहिए, और अगर इनमें से कुछ होता है तो आपको डायरेक्ट गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलना है? मैं अपने बार बार, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, रील्स में, हर बार पेशेंट को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि यदि खून की उल्टी है इमीडिएटली रन टू हॉस्पिटल, बहुत तेज पेट में दर्द है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, इमीडिएटली रन टू हॉस्पिटल, बहुत परसिस्टेंट वॉमिटिंग आ रही है मेडिसिन लेने के बाद भी, इमीडिएटली रन टू हॉस्पिटल, लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है या ब्लैक कलर की लैट्रिन हो रही है, रन टू हॉस्पिटल। आप गैस या फ्लैटस पास नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय से 1 या 2 दिन से कॉन्स्टिपेटेड है और ये अभी एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है। कई पेशेंट होते हैं जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जिनको एक्यूट, एक आपका स्टूल
फ्रीक्वेंसी एकदम नॉर्मल था, और 1-2 दिन से इमीडिएटली आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आप गैस पास नहीं कर पा रहे, इमीडिएटली रन टू हॉस्पिटल। ये कुछ 6 to 7 ऐसी चीजें जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना है। मैम डेली गैस और एसिडिटी से कैंसर हो सकता है? यदि डेली गैस एंड एसिडिटी हो क्यों रही है, इसका रूट कॉज जब तक नहीं पता है तो कैसे हम उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एच पायलोरी बैक्टीरिया, और यदि एच पायलोरी बैक्टीरिया और आपने उसका इरेडिकेशन या ट्रीटमेंट नहीं किया है तो यस, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस यदि अनट्रीटेड रहे तो उससे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। एंटासिड रोज लेना ठीक है? एसिडिटी की दवाई से आपके सिम्टम्स सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, अगेन आई एम सेइंग, जो रूट कॉज है वो डायग्नोस नहीं हो पाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, और जब तक रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो एसिडिटी की टैबलेट अल्टीमेटली आपकी बॉडी को हार्म ही करेगी। फैटी लिवर रिवर्सिबल है? तो फैटी लीवर में यदि फाइब्रोसिस नहीं हुआ है या अर्ली फाइब्रोसिस है तो वो अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन से रिवर्सिबल है, लेकिन वंस फाइब्रोसिस इज देयर, ग्रेड 4 F4 फाइब्रोसिस, देन इट्स नॉट रिवर्सिबल। डॉक्टर मैम आप 5 ऐसे फूड बताइए जिनके नियमित उपयोग से लीवर हेल्थ बेटर हो सकती है। सो नंबर फर्स्ट पे आई वांट टू गिव वेजिटेबल्स, कलर्ड वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, ब्रोकली, बीटरूट। सेकेंड पे आई वांट टू गिव फ्रूट्स में एप्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑरेंज बिकॉज इट इज हैविंग वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन C. So apple and orange in a day is very good for your liver. Third number पे I will give coffee, but coffee, black coffee, I again say black coffee without milk, without sugar. If you are taking 2 to 3 cups of coffee in a day is very great for your liver. Number 4 पे I will give nuts में आप बोलेंगे तो walnut, हम जिसे अखरोट बोलते हैं, 20 to 30 grams of अखरोट is very doing great for your liver. And number 5 पे I want to give all grains except wheat. हम बोलते हैं मल्टीग्रेन की रोटी, मल्टीग्रेन का आटा, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, ये सब मिक्स करके आप बनाइए और उसकी रोटी खाइए। ऑल दीज 5 थिंग्स इफ यू आर टेकिंग डेली, योर लीवर हेल्थ इज गोइंग टू बी ऑन द अनदर लेवल। 5 ऐसे खाने या 5 ऐसी चीजें जो हमारे लीवर हेल्थ को लिटरली बहुत डैमेज करती हैं। So number 1, I want to give alcohol. That is the most dangerous thing for your liver. Never take it, not even a single drop. Second number पे I want to give that जो पैक्ड में कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या पैक्ड बेवरेजेस होती हैं, बिकॉज इट इज हैविंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज, एंड दिस फ्रक्टोज इज डायरेक्टली मेटाबोलाइज्ड इन योर लीवर, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, वो फैटी लीवर करता है, अल्टीमेटली फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगी जो फ्रूट के जूसेस होते हैं। आप देखते होंगे कि अभी बच्चों में फैटी लीवर का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो पिज्जा, बर्गर, पास्ता के साथ साथ फ्रूट जूसेस है। मदर्स को लगता है, पेरेंट्स को लगता है हम फ्रूट जूस निकाल के दे रहे हैं तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ, बट वो आपने फाइबर तो अलग कर दिया जूस निकाल के, अब उसमें बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ शुगर, एंड दैट शुगर इज अगेन डेंजरस फॉर योर लीवर। 4th नंबर पे व्हीट, गेहूं की रोटी की जगह पे मल्टीग्रेन और ये सारी चीजें खाएं। एंड नंबर 5 पे आई वांट टू गिव जो ऑयल्स हम यूज करते हैं, जो प्रोसेस्ड ऑयल हम यूज करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन का तेल, जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड का कंटेंट बहुत होता है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कराता है और लीवर इंजरी करता है, फैटी लीवर करता है, लीवर इन्फ्लेमेशन करता है। उसकी जगह पे मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कच्ची घानी का तेल, अनरिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। ओलिव ऑयल सबसे नंबर 1 पे आता है, लेकिन ओलिव ऑयल हमारी इंडियन टेस्ट बड के हिसाब से नहीं डेवलप्ड है और हम लोग उस चीज के लिए यूज टू भी नहीं है, और कंपैरेटिवली बहुत कॉस्टली होता है, तो आप सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल यूज कर सकते हैं। एंडोस्कोपी दर्द देती है? सो एंडोस्कोपी प्रोसीजर हम सीडेशन में करते हैं, हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उसके पहले, या हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। एक पेनलेस प्रोसीजर है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई पेन या स्ट्रेस नहीं होता है। और जब से आई हैव जॉइन दिस हॉस्पिटल आई डिड मोर देन 5000 एंडोस्कोपीज, और बहुत कम रेट में कंपैरेटिवली टू आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत कम रेट में हम लोग एंडोस्कोपी और सारी प्रोसीजर्स कर रहे हैं। स्ट्रेस अपने स्टमक और पेट पर कितना असर डालता है? सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस, है ना। सो योर गट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन। ऐसे पेशेंट्स जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जिनका लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत लेट नाइट ड्यूटीज होती है, अक्सर ऐसे पेशेंट हमारे पास ओपीडी में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या IBS, इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम ज्यादा होता है। तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्ट्रेस में जो हमारे गट के लिए अच्छा नहीं होते। सो फॉर गट हेल्थ, फॉर गुड गट हेल्थ, यू शुड बी हैविंग योर गुड ब्रेन हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ। मैम गैस या एसिडिटी नॉर्मल है? इट्स नॉट नॉर्मल। इफ इट इज फ्रिक्वेंट देन दिस इज सीरियस। लीवर डैमेज रिवर्सिबल है? यस, फाइब्रोसिस नहीं हुआ है तो इट्स रिवर्सिबल। पेन किलर सेफ है? बिल्कुल भी नहीं, दे आर एट द हाई रिस्क। मैम हेल्दी गट्स के की पॉइंट क्या है?
लो स्ट्रेस एंड सिंपल फूड, एंडोस्कोपी सेफ है? कंप्लीटली सेफ है। मैम लीवर सिरोसिस क्या है? क्या हर सिरोसिस में लीवर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है? सो वेरी नाइस क्वेश्चन आपने पूछा है कि लीवर सिरोसिस एंड लीवर ट्रांसप्लांट। तो लीवर सिरोसिस बेसिकली जब आपका एंड स्टेज लीवर डिसीज है, लीवर आपका डैमेज है, हम उसे लीवर सिरोसिस बोलते हैं। फाइब्रोस्कैन में वैल्यूज केपीए बहुत ज़्यादा हाई हैं। लीवर सिरोसिस भी दो तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपनसेटेड और डीकम्पनसेटेड। यदि पेशेंट का लीवर अभी डीकम्पनसेट नहीं हुआ है, मतलब उसको पेट में पानी नहीं है, पैरों में सूजन नहीं है, पीलिया नहीं है, खून की उल्टी नहीं है, या बार बार बेहोशी नहीं छा रही है, जिसे हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, यदि इस तरह की कोई भी फाइंडिंग्स नहीं है तो उसका लीवर अभी कंपनसेटेड है। कंपनसेटेड लीवर में प्रॉपर डाइट और मेडिसिन दी जाए, पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में रहे, तो उसे लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन पेशेंट का लीवर यदि पूरा डीकम्पनसेटेड है और उसे इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, पेट में पानी भर रहा है, पैरों में सूजन है, खून की उल्टी आ रही है, बार बार पीलिया हो रहा है, और लीवर सिरोसिस का कारण क्या है उसकी इटियोलॉजी जानने के बाद उसका हम एक मैल्ड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, और वो यदि हाई आता है तो किन किन पेशेंट्स को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब हर लीवर सिरोसिस को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम पेशेंट्स मेडिसिन और मेडिसिन के माध्यम से यदि लीवर कंपनसेटेड है तो ठीक हो जाते हैं। मैम आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत थैंक्स हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।